हेलो स्टूडेंट, आज फिर आपका स्वागत है क्लास 11th चैप्टर 1 केमिस्ट्री सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है रासायनिक समीकरणों का संतुलन करना, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो पहले हम जानते हैं कि रासायनिक समीकरण संतुलन करने का अर्थ क्या है। तो सीधा साधा इसका अर्थ ये है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले भिन्न भिन्न तत्वों और उनके यौगिकों की परमाणुओं की संख्या को बराबर करना। और रासायनिक समीकरण का संतुलन इसीलिए किया जाता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो सही है, अर्थात द्रव्यमान संरक्षण के नियमों के सिद्धांतों को सर्टिफाइड करना या पूरा करना। तो आप अक्सर देखते हैं कि जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भौतिक परिवर्तन होता है या रासायनिक परिवर्तन होता है तो ये इससे स्पष्ट होता है कि भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन में किसी भी यौगिक के द्रव्यमानों का क्षरण नहीं होता है, बल्कि उसका द्रव्यमान संरक्षित रहता है। तो रासायनिक समीकरण के संतुलन के बाद हम ये देख पाते हैं कि अभिक्रिया जो है, अभिक्रिया को जो तीर का निशान है उनके दोनों ओर परमाणुओं की संख्या को बराबर करना ही रासायनिक समीकरण का संतुलन करना कहलाता है। तो रासायनिक समीकरण संतुलित करने की दो महत्वपूर्ण विधियां हैं जो इस प्रकार से हैं। जो पहला विधि है जांच एवं भूल विधि, जिसको हिट एंड ट्रायल मेथड के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है आंशिक समीकरण विधि, जिसे पार्शियल इक्वेशन मेथड के नाम से जानते हैं। तो जांच एवं भूल विधि जो है, सबसे पहले इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, उसके बाद हम आंशिक समीकरण विधि पर चर्चा करेंगे। तो जो जांच एवं भूल विधि है, जिसको हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो हैं हिट एंड ट्रायल मेथड के नाम से जानते हैं, ये कोई विधि नहीं है ना, ये कोई विधि नहीं है। मतलब ये रसायन मतलब कि है कि ऐसी ये कोई विधि नहीं है जिससे ये आपको बता दिया जाए कि इससे जो आपने किया है पूरा पूरा एकदम सही है या इस विधि को हर जगह उपयोग कर सकते हैं। विदित है कि ये विधि कोई विशेष विधि नहीं है, बस अनुमान के आधार पर हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके कुछ विशेष नियम दिए गए हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। तो जांच एवं भूल विधि अर्थात हिट एंड ट्रायल मेथड के माध्यम से कई रासायनिक समीकरणों को हम संतुलित कर पाते हैं। तो इसके लिए जो महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं आपके इस ग्रीन बोर्ड पर लिखे हुए हैं, वन बाय वन करके हम इसको पढ़ेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा अब जो है रासायनिक समीकरण संतुलित करने में ना कोई प्रॉब्लम आएगा, ना कोई आपका कोई कन्फ्यूजन रहेगा। इसके बाद भी अगर कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम रहता है तो ज़रूर आप जो है कमेंट सेक्शन में लिखा कीजिए, कोशिश करेंगे कि आपके हर एक प्रॉब्लम को दूर किया जाए। तो जो पहला निर्देश है वो क्या है कि सबसे पहले हम करते क्या हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक जो है क्रिया करके प्रोडक्ट बनाते हैं, रिएक्टेंट क्या में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले आप यही कीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया के जो अभिकारक एवं उत्पाद हैं वो अभिक्रिया का जो तीर का निशान है उनके बाएं और दाएं और लिखकर, मतलब लेफ्ट और राइट में लिखकर एक ढांचा तैयार कर लें। पहला पॉइंट जो हमारा कहता है कि सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों एवं उत्पादों को सूत्र एवं संकेतों की सहायता से एक ढांचा तैयार कर लें। जब ढांचा तैयार कर लेते हैं तो अभिक्रिया के निशान के लेफ्ट में हो या राइट में हो, मतलब दाईं ओर हो या बाईं ओर हो, जो सरल गैसें हैं जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और अन्य गैसें हैं, उनको जो है अभिक्रिया के निशान के बाईं या दाईं ओर परमाणविक रूप में लिखें, ठीक है। तीसरा पॉइंट कहता है कि यदि अब मतलब जब ऊपर के दो पॉइंट पर आप जब क्लियर हो जाते हैं तो तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जो आपने ढांचा तैयार किया है, तो जो ढांचा तैयार किया है तो पहले उस सूत्र या संकेत पर अपना लक्ष्य रखें या फोकस करें जिसमें परमाणुओं की संख्या ज़्यादा है। तो वहाँ से हम बैलेंस करना शुरू करते हैं। यदि इन तीन मेथड के बाद भी अगर आपको लगता है कि सुविधाजनक नहीं है तो आप फिर उस रिएक्टेंट को आप या पदार्थ को आप लक्ष्य करें जो बार बार आए या जो बार बार आए या जिन परमाणुओं की संख्या क्या हो, कम हो, ये नहीं जो कम बार आए या उनमें परमाणुओं की संख्या कम हो। इसके अलावा जो है दो और महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको भी हम बोर्ड पर लिख देते हैं, तो इससे जो हमारा और भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो लास्ट पॉइंट ये है, चौथा पॉइंट है, उसको देख लीजिएगा। यदि ये पहला, दूसरा और तीसरा विधि अगर ये सुविधाजनक नहीं है तो आप उन परमाणुओं को लक्ष्य करें या उन पदार्थों को लक्ष्य करें
जिनमें परमाणुओं की संख्या कम हो या वे कम बार आए। उसके बाद जो पांचवा पॉइंट है उसको हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, आप ध्यान से देखना, काफी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, ले लिए हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप नजरें बनाए रखिए, आप वीडियो को बार बार देखें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। जब आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तब हम आपके प्रॉब्लम को समझेंगे और उसको दूर करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जो पांचवा हमारा पॉइंट है, 4 पॉइंट हम पढ़ लिए हैं, पांचवा पॉइंट हम पढ़ लेते हैं कि जब ये 4 महत्वपूर्ण कार्य कर लेते हैं तो अंत में जो पांचवा पॉइंट है हमारा, है ना, पांचवा पॉइंट जो है कि अब सरल गैसों को, चौथा पॉइंट क्या था, चौथा पॉइंट हमारा था कि यदि आप बड़े परमाणुओं मतलब अधिक संख्या वाले परमाणुओं के लक्ष्य करते हैं और उससे समीकरण को संतुलित नहीं कर पाते हैं तो उन पदार्थों को लक्ष्य कीजिए या उन रिएक्टेंट को लक्ष्य कीजिए जिन जो संख्या में जो कम बार आते हैं या जिनकी संख्या कम हो। पांचवा पॉइंट कहता है कि जब उसको आप कर लेते हैं तो सरल गैस के परमाणुओं को अंत में लिखते हैं, सरल गैस के परमाणुओं को अंत में लिखते हैं, परमाणुओं को अंत में लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा पांचवा पॉइंट है जो भूल एवं जांच एवं भूल विधि है, हिट एंड ट्रायल मेथड का ये पांचवा पॉइंट है ना, कि सरल गैस के परमाणुओं को अंत में लिखते हैं। और जब लास्ट पॉइंट जो है हमारा छठवां पॉइंट कि जब रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो जाती है, जब रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, जब रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो जाती है तो इसे आणविक रूप में लिखें, तो इसे आणविक रूप में लिखें, तो इसे आणविक रूप में लिखें। ठीक है, तो ये 6 महत्वपूर्ण निर्देश हैं जो भूल एवं जांच एवं भूल विधि अर्थात हिट एंड ट्रायल मेथड से आप जो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। ये 6 महत्वपूर्ण बिंदु को याद रखिएगा। एक हम एग्जाम्पल लेंगे, इससे ये जो है हमारा और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी अगर ये 2 पॉइंट का भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ले लिए हैं आप, आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के बाद सारी चीजें क्या है क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे पार्शल जो आंशिक समीकरण विधि है, पार्शल इक्वेशन मेथड है, उसके बारे में फिर हम चर्चा करेंगे। तो एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण हमारा ये है कि मैग्नीशियम, गौर से देखिएगा कि मैग्नीशियम नाइट्राइड में जब क्या डाला जाता है, मैग्नीशियम नाइट्राइड में जब जल डाला जाता है तब बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और बनता है अमोनिया। क्या बनता है, मैग्नीशियम नाइट्राइड में जब जल डाला जाता है तब बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और बनता है अमोनिया बनता है। ये हमको मालूम है। ठीक है, कि जब मैग्नीशियम नाइट्राइड में जल डाला जाता है, ये अभिक्रिया का निशान है जिसको बार बार बोलते हैं अभिक्रिया का तीर वाला जो निशान है अभिक्रिया का निशान है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया बनता है। तो आपको मैग्नीशियम नाइट्राइड को पहले तो ये आप देखें कि मतलब इसको सूत्र एवं संकेतों द्वारा पहला हमारा ही लाइन क्या है, जांच एवं भूल विधि में हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या है कि पहले अभिकारक और उत्पाद को सूत्र और संकेतों के माध्यम से उनका एक ढांचा तैयार करना, एक स्केलेटन तैयार करना। तो सबसे पहले मैग्नीशियम नाइट्राइड प्लस जल और जो प्रोडक्ट मिला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया, इसका एक स्केलेटन तैयार करते हैं, एक ढांचा तैयार करते हैं। तो मैग्नीशियम नाइट्राइड का जो फार्मूला है वो है Mg3 और क्या है N2 है, और जो जल का फार्मूला है H2O है, और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है उसका फार्मूला जो है MgOH है, और जो अमोनिया बनता है उसका फार्मूला क्या है NH3 है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि अभिक्रिया संतुलित है कि नहीं है। तो आप पहले ही नजर में देखेंगे कि यहाँ मैग्नीशियम की संख्या 3 है और यहाँ मैग्नीशियम की संख्या कितनी है, 1 है। मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित नहीं है। और रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करने का हमारा लक्ष्य सीधे सीधे है
कि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियमों का पालन करेगा ही करेगा। तो सबसे पहले हमने क्या कहा था, उसके बाद जो हमने दूसरा पॉइंट कहा था कि जब आप ढांचा तैयार कर लेते हैं तो उस पदार्थ को या उस यौगिक को आप फोकस कीजिए जिसमें परमाणुओं की संख्या ज्यादा है। तो यहाँ पास आप देखेंगे कि जल में परमाणुओं की संख्या 3 है और यहाँ पास आप देखेंगे कि इसकी संख्या कितनी है, 3 और 2 5 है। तो इसी को पहले लक्ष्य कर सकते हैं और दूसरा ऑप्शन भी है हमारा कि उसको भी लक्ष्य कर सकते हैं जो कम बार आया हो, है ना, जो कम बार आया हो या जिसमें परमाणुओं की संख्या कम हो। तो यहाँ पास अगर आप करते हैं तो इसको जब हम संतुलन करते हैं तो एक लाइन और लिख देते हैं ताकि आप बढ़िया आसानी से जान सके। हम संतुलन की प्रक्रिया में आते हैं, संतुलन की प्रक्रिया को हम देखते हैं। तो संतुलन की प्रक्रिया को आप देखेंगे तो यहाँ पास जो मैग्नीशियम की संख्या 3 है और यहाँ मैग्नीशियम की संख्या 1 है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि यहाँ 3 से गुणा कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, MgOH का क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस हो जाएगा। और यहाँ पास जो है नाइट्रोजन का जो है अमोनिया है, NH3 है। यहाँ पास आप देखें कि नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। तो यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए तो नाइट्रोजन का संख्या बैलेंस हो गया। अब यहाँ पास आप जब गौर से देखेंगे जो रिएक्टेंट था Mg3N2 जिसमें मैग्नीशियम की संख्या 3 है और नाइट्रोजन की संख्या 2 है और जो जल का अणु है वो H2O है। तो मैग्नीशियम की संख्या और नाइट्रोजन की संख्या क्या है, इक्वल हो गया। मैग्नीशियम यहाँ भी 3 है, मैग्नीशियम यहाँ भी 3 है, नाइट्रोजन यहाँ भी 2 है, नाइट्रोजन यहाँ भी 2 हो गया। लेकिन जब हम हाइड्रोजन की संख्या देखते हैं तब वो बैलेंस नहीं दिखता है। यहाँ पास हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है और यहाँ पास हाइड्रोजन की संख्या देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एक कम 2 और 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6। और यहाँ पास आप देखेंगे तो ऑलरेडी 3 दूनी क्या है, 6 है। अर्थात इधर जो हाइड्रोजन की संख्या है वो कितनी है, 12 है और यहाँ पास हाइड्रोजन की संख्या जो है वो कितनी है, 2 है। तो इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 दूनी क्या हो जाएगा, 12। यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या इधर भी क्या हो गया, 12। अर्थात इस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद दोनों ओर जो तत्व या यौगिक भाग लिए हैं उनमें परमाणुओं की संख्या समान है। अर्थात द्रव्य संरक्षण का नियम जो है पूरा होता है। अर्थात यह रासायनिक अभिक्रिया जो है हिट एंड ट्रायल मेथड के माध्यम से संतुलित होता है। अब आगे हम देखते हैं आंशिक समीकरण विधि, है ना, आंशिक समीकरण विधि देखेंगे। गौर से देखिएगा, ये भी क्या है, इसी के जैसा है और आपका ये जो है समीकरण को संतुलित करने का विधि जो है सरल हो जाएगा। तो दूसरा महत्वपूर्ण विधि है हमारा आंशिक समीकरण विधि या पार्शियल इक्वेशन मेथड है। पार्शियल इक्वेशन मेथड का उपयोग कब होता है, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया जो है बहुत बड़ा है तो उसका जो है संतुलन जो है जांच एवं भूल विधि अर्थात हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं किया जाता है। तो जब उसके अलावा जब हम अन्य विधि का प्रयोग करते हैं उसी को आंशिक समीकरण विधि कहा जाता है। तो जनरली आंशिक समीकरण विधि में होता क्या है कि जो बड़ा रिएक्शंस है, जो बड़ा केमिकल रिएक्शंस हैं, उसको हम 2 या 2 से अधिक समीकरणों में क्या कर देते हैं, विभक्त कर लेते हैं। तो उससे हमें कई समीकरण प्राप्त हो जाते हैं। तो उन्हीं समीकरणों को आंशिक समीकरण कहा जाता है। अब प्रत्येक आंशिक समीकरण को जो है हिट एंड ट्रायल मेथड से संतुलित करते हैं और अंत में उसको जोड़ देते हैं। तो जो जोड़ने के बाद जो समीकरण हमको प्राप्त होता है वो संतुलित रहता है। तो इसके जो महत्वपूर्ण पद दिए हैं, जो स्टेप दिए हैं, इसको आप याद कर लीजिए। उसके बाद इस समीकरण को संतुलित करना और भी इजी हो जाएगा। और इसके बाद हम एक एग्जाम्पल भी देखेंगे तो और हमारी समस्याएं क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। तो इसके जो महत्वपूर्ण स्टेप हैं वो देखिए क्या है कि सबसे पहले जो रासायनिक समीकरण है उसको 2 या 2 से अधिक पदों में विभक्त कर लिया जाता है और प्रत्येक आंशिक समीकरण को जांच एवं भूल विधि अर्थात, है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको क्या कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं। और जब समीकरण आवश्यक पड़े तो आवश्यक गुणांकों से हम गुणा कर देते हैं। और ऐसे पदार्थ उसमें जैसे तीनों आंशिक हमको 3 या जैसे बड़े समीकरण को 2 या 2 से अधिक पदों में हम क्या कर दिए हैं, विभक्त कर दिए हैं, स्टेप में विभक्त कर दिए हैं। जुड़ने के बाद कई ऐसे मैटर्स आएंगे, मामले आएंगे कि कुछ ऐसे पदार्थ बीच में बने हैं जो परिणामी रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट है उसमें है ही नहीं। तो ऐसे कॉमन जो मैटर हैं, पदार्थ हैं, उसको हम क्या कर देते हैं, पहले ही बाहर कर देते हैं। उसके बाद सारे समीकरणों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जैसा ही हम एक एग्जाम्पल लेते हैं तो ये हमारे लिए और भी क्लियर
हो जाएगा। ठीक है, इन स्टेप्स का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको अब हम यहाँ मिटा देते हैं। चलिए देखिएगा, गौर से देखिएगा समीकरण को जो हम संतुलित करने जान रहे हैं आंशिक समीकरण विधि से, इसको आप गौर से देखिएगा तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और जो हिट एंड ट्रायल मेथड में पीछे कोई अगर त्रुटि रह गया हो तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन होगा तो क्लियर हो जाएगा। तो आंशिक समीकरण विधि जो है, समीकरणों को संतुलन करने का विधि जो है, उसको हम ध्यान दे रहे हैं। तो जो हमारा पहला जो है कि एक रिएक्शंस है ना, कि कॉपर में जब नाइट्रिक अम्ल डाला जाता है तो क्यूपरिक नाइट्रेट और नाइट्रिक ऑक्साइड और जल बनाता है। तो इस अभिक्रिया को मैं कुछ इस प्रकार से लिख लेता हूँ, कम जगह लेता हूँ ताकि पूरे रिएक्शन को एक ही बार में आपको दिखाया जा सके। ये क्या है, कॉपर है। कॉपर पर हमने डाल दिया है नाइट्रिक अम्ल। जब कॉपर पर हमने नाइट्रिक अम्ल डाला है तो ये बन गया है कॉपर नाइट्रेट या क्यूपरिक नाइट्रेट, CuNO3 का होल ट्वाइस, और बन गया है नाइट्रिक ऑक्साइड, और बन गया है जल का अणु बन गया है। ठीक है, जब ये अभिक्रिया को आप देखते हैं तो ये अभिक्रिया जो है, जो पीछे हम मैग्नीशियम नाइट्राइड लिए थे उसके तुलना में ये बड़ी रिएक्शन है। तो बड़ी रिएक्शन जब आते हैं तब हम वहाँ अभिक्रियाओं को संतुलित करने के लिए, समीकरण को संतुलित करने के लिए पार्शियल इक्वेशन मेथड का प्रयोग करते हैं, आंशिक समीकरण विधि का उपयोग करते हैं। तो इस समीकरण को क्या जो है हम 2 या 2 से अधिक स्टेप में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, विभक्त कर देते हैं। और प्रत्येक समीकरण को फिर हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। जब वो बैलेंस हो जाएगा तो सबको हम क्या कर देंगे, अंत में प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं कि ये समीकरण जो है लगभग 3 स्टेप में इसको डिवाइड करते हैं, 3 चरणों में हम इसको विभक्त करते हैं। तो पहला जो हमारा स्टेप है इसको मैं अलग कर दे रहा हूं ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो पहला जो हमारा स्टेज है वो है नाइट्रिक अम्ल का विघटन। जब नाइट्रिक अम्ल का विघटन होगा तब क्या क्या बन सकता है, नाइट्रिक अम्ल में क्या है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, अर्थात हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनने की संभावनाएं ज्यादा है। तो यहाँ पास बन जाता है जल का अणु, यहाँ पास बन जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड का अणु, और यहाँ पास एक नवजात ऑक्सीजन निकलता है। ये बात क्लियर हुआ। तो ये पहला जो है हमारा इक्वेशन आ रहा है, मतलब पहला आंशिक समीकरण हम प्राप्त कर रहे हैं। ये भी बात क्लियर है। जब पहला आंशिक समीकरण हम प्राप्त कर रहे हैं तो एक दूसरा आंशिक समीकरण भी हमको प्राप्त करना होगा। तो दूसरा आंशिक समीकरण है कि अगर नवजात ऑक्सीजन निकला है तो हो सकता है कॉपर ऑक्सीजन से भी क्रिया कर ले, तो यहाँ पास क्या बन जाएगा, क्यूपरिक ऑक्साइड बन जाएगा। ये हमारा जो हो जाएगा इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्शियल इक्वेशन। एक दूसरा हमको आंशिक समीकरण मिल गया। ठीक है, ये क्यूपरिक ऑक्साइड जो है नाइट्रिक अम्ल से भी क्रिया कर सकता है। ये क्यूपरिक ऑक्साइड और ये जो है नाइट्रिक अम्ल है। जो संभावित रिएक्शंस हैं उनको छोटे छोटे 2 या 2 से अधिक भागों में हम विभक्त कर लेते हैं। तो इससे रिएक्शन होगा तो ये CuNO3 का होल ट्वाइस कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, और क्या बन जा रहा है, H2O बन जा रहा है। ये जो हमारा रिएक्शन हो रहा है ये तीसरा रिएक्शन है। तो इस बड़े रिएक्शन से हमने कितने आंशिक समीकरण प्राप्त किए, 1, 2 और ये 3। अब प्रत्येक समीकरण को जो है भूल एवं जांच विधि से हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। चलिए करते हैं। तो भूल एवं, इसको भी एक लाइन खींच देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। हिट एंड ट्रायल मेथड से अब हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। कौन सा मेथड से, हिट एंड ट्रायल मेथड से हम इसको बैलेंस करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड का हम उपयोग यहाँ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हिट एंड ट्रायल मेथड का उपयोग करेंगे इस समीकरण को बैलेंस करने में। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, और यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1 है। तो सबसे पहले वहाँ 2 से गुणा कर दीजिए। तो 2 से गुणा कर देते हैं। तो जैसा ही 2 से यहाँ गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2HNO3 आ जाएगा। जब 2HNO3 आएगा तो H2O वैसा ही लिख दीजिए, और यहाँ क्या लिख दीजिए, नाइट्रिक ऑक्साइड, और यहाँ क्या है, जो नवजात ऑक्सीजन परमाणु निकला है, ये हो गया। तो अब बैलेंस करके देखिए कि क्या कंडीशन बन रहा है। 2 हाइड्रोजन तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 3 दूनी 6, और यहाँ पास ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, यहाँ पास ऑक्सीजन की संख्या है 1 और ये 2। यही है ना। अगर मैं यहाँ पास इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 3
और एक 4 और ये एक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा 3 ऑक्सीजन, फिर 2 ऑक्सीजन और यहाँ पास क्या हो जाएगा 1 ऑक्सीजन। कितना हो जाएगा 3 और 2 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 और 3 दूनी ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन की संख्या जो है यहाँ 2 एकम 2 है नाइट्रोजन की संख्या, यहाँ भी 2 एकम 2 नाइट्रोजन की संख्या है। अर्थात अभिक्रिया के तीर के बाएं और दाएं दोनों तरफ क्या है परमाणुओं की संख्या बराबर है। मैं इसको इक्वेशन 4 नाम दे देता हूं। पहले इक्वेशन को हमने क्या किया हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या कर दिया बैलेंस कर दिया। दूसरा आप देखेंगे तो कॉपर 1 ऑक्सीजन 1 कॉपर 1 ऑक्सीजन 1 ये ऑलरेडी क्या है बैलेंस है। तो मैंने इसको भी यहां पास लिख दिया कॉपर प्लस ऑक्सीजन और ये हो गया क्यूपरिक ऑक्साइड। ठीक है क्यूपरिक ऑक्साइड हो गया, ये बैलेंस है। ये हो जा रहा है हमारा इक्वेशन कितना हो जा रहा है 5th हो जा रहा है। ठीक है उसके बाद देखिएगा जो हमारा तीसरा पार्शल इक्वेशन है वो क्या है पार्शल इक्वेशन वो ये है CuHNO3 और इसका CuNO3 का होल ट्वाइस और क्या है H2O है। इसको बैलेंस करते हैं तो इसको जब बैलेंस करेंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा Cu और क्या है O क्यूपरिक ऑक्साइड प्लस HNO3। ठीक है उसके बाद देखिएगा ये रिएक्शन हो रहा है तो क्या बना रहा है CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O बना रहा है। इसको बैलेंस करके देखते हैं तो बैलेंस करके देखेंगे तो यहाँ नाइट्रोजन की संख्या कितनी है 1 है, लेकिन यहाँ पास आप देखेंगे तो नाइट्रोजन की संख्या कितनी है 2 है। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा आपको। तो इसको जब आप बैलेंस करते हैं तो इसको 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पास नाइट्रोजन की संख्या 2 2 एकम 2 नाइट्रोजन की संख्या। ऑक्सीजन की संख्या देखते हैं 3 दूनी 6 और एक क्या है यहाँ 7 है। यहाँ पास देखते हैं 3 दूनी 6 और एक 7 है। हाइड्रोजन की संख्या देख लेते हैं 2 एकम 2 ठीक है यहाँ 2 ठीक है दिख रहा है। कॉपर की संख्या यहाँ 1 है, कॉपर की संख्या यहाँ भी 1 है। ये हमको प्राप्त हो जा रहा है इक्वेशन 6। तो जो 3 हम समीकरण प्राप्त किए थे आंशिक समीकरण फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, इनको हिट एंड ट्रायल मेथड के माध्यम से मैंने क्या कर दिया बैलेंस कर दिया। अब इसके बाद अंत में हम क्या करते हैं जो बड़ा समीकरण था उसको जब हम 3 नए समीकरण में आंशिक समीकरण में विभक्त कर लिए और उनको हिट एंड ट्रायल मेथड के माध्यम से जब बैलेंस कर लिए तो इन तीनों समीकरणों को हमको क्या करना है अब जोड़ना है। तो जोड़ के देखते हैं जोड़ने के बाद क्या रिजल्ट आता है देखिएगा। जोड़ने के बाद अमेजिंग रिजल्ट आएगा है ना। तो जो हमारा फोर्थ इक्वेशन है वो ये है, फोर्थ इक्वेशन है 2HNO3 ठीक है। और इसके जब ये विघटित हो रहा है तो ये क्या बन जा रहा है ये बन जा रहा है H2O और क्या बन जा रहा है 2NO और क्या बन जा रहा है 3 मोल जो है नवजात ऑक्सीजन निकल रहा है। ये हमारा चौथा समीकरण था। पांचवा समीकरण जो था वो था CuO ठीक है नहीं C देखिएगा Cu प्लस O और ये क्या बना दे रहा है क्यूपरिक ऑक्साइड CuO। जो छठवां हमारा समीकरण मिला था वो ये था CuO प्लस क्या था 2HNO3 मतलब 2 मोल नाइट्रिक अम्ल था 2HNO3 ठीक है ये भी है। जब ये रिएक्शन किया था तो क्या बना था कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस यहाँ का H2O। इन रिएक्शंस को जोड़ना है, अंतिम स्टेप हमारा क्या है यही है, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पास 2 चीज को और देखिएगा जो हम आंशिक समीकरण विधि में संतुलन करने का पढ़े थे, लास्ट और सेकंड लास्ट को देखिएगा कि आवश्यक गुणांकों से गुणा करते हैं ठीक है, और जो कॉमन है उभयनिष्ठ है अब परिणामी समीकरण में नहीं आते हैं उनको हटा देते हैं। तो जो आवश्यक गुणांक है वो क्या है उसको भी जानना एक कठिन कार्य है। तो आवश्यक गुणांक जो है जो यहाँ पास जो नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न होता है परमाणु उत्पन्न होता है उसी से गुणा करते हैं जनरली। तो ये हो गया और यहाँ पास ये हो गया। तो तीनों में हम क्या करते हैं ये दोनों समीकरणों में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 से मैंने क्या किया मल्टीप्लाई किया तो आप देखेंगे कि 3 मोल नवजात ऑक्सीजन यहाँ है और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 एकम 3 यहाँ हो जाएगा। तो ये और ये क्या हो जाएगा कैंसल आउट कर दीजिए अर्थात बाहर निकाल दीजिए। ये बात क्लियर हुआ। उसके बाद देखिएगा क्यूपरिक ऑक्साइड है यहाँ 3 से इसका गुणा हो जाएगा तो 3 मोल
3 एकम 3 CuO हो जाएगा और 3 एकम 3 CuO यहाँ हो जाएगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। ये भी बात क्लियर हुआ। अब आप देख रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कैंसल करने के लिए ध्यान दीजिएगा कि किसी अभिक्रिया का राइट साइड का सेम दूसरे अभिक्रिया के लेफ्ट साइड में हो, उसी को कैंसल आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पास आप देखेंगे तो ऐसा कुछ भी हमको नहीं मिल रहा है। जैसे यहाँ बच जा रहा है कॉपर, इस अभिक्रिया में इधर कॉपर स्पेसिफिक कहीं नहीं है। यहाँ है नाइट्रिक अम्ल, स्पेसिफिक अभिक्रिया के दाईं ओर नाइट्रिक अम्ल कहीं नहीं है। और इधर का भी जो राइट साइड में जो हमको पदार्थ मिले हैं या जो यौगिक मिले हैं वो लेफ्ट साइड में कहीं भी नहीं है। तो इनको जोड़ते हैं, तो जोड़िएगा तो यहाँ देखिएगा ये कॉपर है, तो कॉपर का 3 से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 कॉपर हो जाएगा। यहाँ पास नाइट्रिक अम्ल जो है 2 है, और यहाँ पास 3 से गुणा जब इस नाइट्रिक अम्ल का हो जाएगा तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, और 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पास आपको क्या मिल गया, 8 मोल नाइट्रिक अम्ल मिल गया, अभिक्रिया का निशान। अब यहाँ पास देखिएगा, यहाँ पास ये जल की संख्या कितनी है, 1, और यहाँ पास जल की संख्या कितनी है, 1। तो 3 से गुणा हो जाएगा तो 3 एकम क्या हो जाएगा, ये 3। तो ये 3 एकम 3 और 1 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये जल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कॉपर नाइट्रेट देखिए, यहाँ पास CuNO3 क्या है, 1, लेकिन 3 से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, और कहीं कॉपर नाइट्रेट तो नहीं है। तो ये 3Cu, एक बार और देख लीजिएगा बढ़िया से, 3CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस जल का ये 3 एकम 3 और 1 4। तो यहाँ पास आपका क्या हो जाएगा, 4 जल का अणु, और नाइट्रिक ऑक्साइड देख पा रहे हैं कि 2 है, तो यहाँ पास लास्ट में क्या हो जाएगा, 2 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड। इस प्रकार आप जब देखते हैं तो अभिक्रिया आपका क्या है, संतुलित है, वेल बैलेंस है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको बनाने में कठिन जरूर लगेगा, लेकिन बार बार इसके अभ्यास करने से आपको ये सरल लगने लगेगा। तो अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो अंसारी एजुकेशन चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि आपके प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। थैंक यू वेरी मच।